नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का दूसरा कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में आज भी जो रेंज बाउंड ट्रेड है, उस रेंज बाउंड ट्रेड में कई सारे लार्ज कैप, कई सारे मिड कैप पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वैसे तो इंडेक्स आज बिल्कुल फ्लैट है, चाहे सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, लेकिन जो ब्रॉडर मार्केट्स है वो खरीदारी के साथ है। एडवांस डिक्लाइन अभी भी एडवांसेस के फेवर में है, 1350 शेयर एडवांस में है और करीब 1100 शेयर बिकवाली में है। पहले के कंपैरिजन में इंडेक्स में थोड़ी खरीदारी जरूर आई है। कुछ देर पहले इंडेक्स दायरे में था, लाल निशान में था, लेकिन अब निफ्टी डे हाई की तरफ जा रहा है स्लोली एंड स्टेडली। और जो मिड कैप्स इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स है, वहाँ पर भी खरीदारी आ रही है। निफ्टी अब 24,360 के जोन में पहुँच चुका है। सेंसेक्स 184 अंक ऊपर है। निफ्टी बैंक 108 अंक ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स 250 अंक ऊपर है, आधा परसेंट ऊपर। स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब आधा परसेंट की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। आज का स्टार परफॉर्मर अब बन चुका है आईटी, करीब 1.5% की तेजी यहाँ पर आ चुकी है। इसमें टीसीएस, इन्फोसिस जैसे लार्ज कैप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्लस पीएसयू बैंक में खरीदारी है और प्लस रिलायंस भी अच्छी तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रवि सिंह। बहुत समय बाद फिर से आज डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब गए थे भारत भ्रमण पे, भारत भ्रमण के बाद लौटे हैं। तो डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। लास्ट हफ्ते जब मैं पूछा कि कहाँ हैं हमारे डॉक्टर साहब, तब पता चला आप नागपुर गए हुए थे। सो कैसा रहा आपका भारत भ्रमण और क्या लग रहा है मार्केट्स को लेके? देखिए सुमित जी, रिश्तेदारी भी निभानी पड़ती है और कुछ हमारे क्लोज फैमिली में एक मैरिज थी जिसकी वजह से, और मैरिज का सीजन हो और खाने का मौका मिले और मैं खाने का वैसे ही शौकीन हूँ, तो फिर मैंने सोचा सेहत से इसका तो नहीं मौका। लगता डॉक्टर साहब, सेहत तो कांस्टेंट है। खाना जा कहाँ रहा है, पहले तो ये बताओ आप। तो मौका छोड़ना ज्यादा अच्छा था, और मार्केट भी थोड़ी उलझी हुई सी थी, तो मुझे लगा कि इतनी उलझनों में थोड़ा रिलैक्स होना ज्यादा जरूरी है। फिलहाल मार्केट देखिए, अभी निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो आपने बिल्कुल सही बताया, थोड़ा सा पुल बैक आया। 380 का वेट कर लीजिए, 380 के ऊपर जाता है तो कल बीटीएसटी ट्रेड करके जाइए, यानी बाय टुडे सेल टुमारो वाली स्ट्रैटेजी। और चूंकि कल आपको एक्सपायरी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस समय निफ्टी में चूंकि थर्सडे छुट्टी है तो कल ही एक्सपायरी है, तो उसका एक मोमेंटम है। इस वजह से मार्केट में फिलहाल वीकनेस के संकेत कम दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल ट्रेंड ऊपर रहेगा। 320 के नीचे जाने के बाद ही, यहाँ पर 24,320 के नीचे जाने के बाद ही निफ्टी में कुछ डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तब तक ऐसा कुछ डाउनफॉल दिखाई नहीं देता, तो मुझे लगता है कि बाइंग बायसनेस के साथ स्टॉक अच्छे अच्छे चूज करके लेते रहिए, थोड़ा मुनाफा बढ़ता रहेगा। तो बाइंग बायस रखिए और पिक एंड चूज करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिसके हिसाब से आप कामकाज करके चलिएगा। जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज कहाँ से सपोर्ट आ रहा है? आज सपोर्ट आ रहा है रिलायंस की तरफ से। पहले निफ्टी के गेनर लेकर आए डायरेक्टर साहब। आज रिलायंस सपोर्ट कर रहा है, बीईएल सपोर्ट कर रहा है, टेक महिंद्रा सपोर्ट कर रहा है, इटर्नल सपोर्ट कर रहा है, जहाँ से खरीदारी है। बिकवाली वाली साइड पे आज कुछ नाम अगर देखेंगे तो डॉक्टर रेड्डीज है, अल्ट्राटेक है, सेकेंड डे कंसेक्यूटिव सेल है अल्ट्राटेक में। पावर ग्रिड है, श्याम फाइनेंस है, जहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप मिड कैप साइड पर नजर डालेंगे तो आज मिड कैप में खरीदारी है कोचिन शिपयार्ड में, मसगांव डॉक में, ट्यूब इन्वेस्टमेंट में और प्रेस्टीज एस्टेट में, जहाँ पे खरीदारी है। आज मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज थोड़ा प्रेशर है टाटा टेक में, ओबरॉय रियल्टी में, औरबिंदो फार्मा में, मोतीलाल ओसवाल में, जहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप साइड पे आज जहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें गार्डन रीच, यहाँ अच्छी खरीदारी है। डेटा पैटर्न में खरीदारी है। बीईएमएल और पीएनबी हाउसिंग, यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। बिकवाली वाली साइड पे आज जहाँ प्रेशर देखने को मिल रहा है उसमें गो डिजिट नंबर्स का इम्पैक्ट, कैस्ट्रॉल नंबर्स का इम्पैक्ट, आरके फोर्जिंग लगातार तीसरा दिन बिकवाली का, और तेजस नेटवर्क नंबर्स का इम्पैक्ट आज सेकंड डे भी यहाँ पे होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, ये डिफेंस में क्या किया जाए? ये जैसे जैसे खबरें आ रही हैं, सिचुएशन चल रही है भारत पाक के बीच में, डिफेंस सिचुएशन और तेज होती जा रही है, क्या करा जाए इस पूरे सेक्टर में? देखिए, जो ये जिस हिसाब से ये टेंशन क्रिएट हुआ, उससे कुछ फायदा हुआ हो ना या हुआ हो, लोगों का नुकसान ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन मुझे लगता है डिफेंस वालों ने कॉन्फिडेंस जरूर गेन किया है, और वही गेन कौन जो है वो यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मार्केट की समरी आपने बताई, लेकिन मैं एक स्ट्रैटेजिकली यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सुमित जी में ही ऐड करने की कोशिश करूँ तो इस समय 46% स्टॉक जो है निफ्टी के वो बाय में है, और 53% स्टॉक सेल में है, यानी कि मार्केट कंफ्यूजन में है वेटेज वाइज। ऑटो सीमेंट में प्रॉफिट बुकिंग है, एफएमसीजी कंस्ट्रक्शन एनर्जी में थोड़ा बुलिशनेस है, फर्टिलाइजर बैंक्स में भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ही दिख रही, आईटी जैसा बता ही रहे हैं कि लीड कर रहा है।
लेकिन मीडिया, मेटल, फार्मा भी सपोर्ट नहीं दे रहे हैं इस समय निफ्टी को, और दे रहा है टेलीकॉम और सर्विस इंडस्ट्री। तो निफ्टी के जो सिनेरियो है वो यहाँ पर क्लियर कट एक कंफ्यूजन में है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि एक्सपायरी है तो उसका एक इम्पैक्ट होगा। और डिफेंस काउंटर की जो बात कर रहे हो उसमें हम लोग स्टॉक की स्पेसिफिक चर्चा तो करेंगे करेंगे, लेकिन प्रॉफिट बुक करने की जल्दी बिल्कुल मत करिए, क्योंकि अभी आने वाले एक महीने तक तो डिफेंस का जलवा कायम रहेगा। और इस समय डिफेंस के जो आपके टारगेट थे उनको थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए, लगभग 5 to 10%। एग्जाम्पल के लिए HAL जैसे, मैं एक ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आगे सवालों में सारे हम एग्जाम्पल लेंगे। HAL ने का टारगेट 4800 तक अब इंक्रीज कर लीजिए। और ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो मुझे लगता है कि सेल करने से तो बचिए। कुछ एक आध काउंटर में एंट्री बनती है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को भी ध्यान रखिएगा और स्लोली एंड स्टेडली अपने जो टारगेट्स हैं उनको ऊपर की तरफ रिवाइज करना शुरू करिएगा। चलिए अब जरा शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। और डॉक्टर साहब से अगर कोई भी आपका सवाल है, आप बातचीत करना चाहते हैं हमारे जानकार से, तो आप सीधे अपना सवाल भेज सकते हैं। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ईमेल आईडी है money9query@tv9.com, और साथ साथ ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इन पर अगले 1 से 1.5 घंटे तक हम लाइव रहने वाले हैं। तो आप वहाँ पर भी हमारे साथ जुड़िए और सीधे सीधे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और डॉक्टर साहब से बातचीत करिए। अब डॉक्टर साहब, पहला सवाल जो आया है वो है CDSL के बारे में। 1610 रुपये के दाम पे पूर्णिमा मिश्रा जी ने ले रखा है। फर्दर एवरेज करें या ना करें? देखिए, इस समय अगर एवरेज करने के हिसाब से देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। थोड़ा करेक्शन यहाँ पर अगर आता है तो ज़्यादा अच्छा है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अभी कम से कम 20-25 रुपीज़ तक का मिनिमम करेक्शन देखने को मिलेगा। वैसे 50 रुपए तक का करेक्शन इजिली दिख सकता है। तो ऐड करने की राय नहीं है, जो पोजीशन एग्जिस्टिंग है उसी को होल्ड करिए। और अगला सवाल का जवाब तो हो सकता है मैं अभी दूं भी ना। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि जो लोग लाइव जुड़ रहे हैं लग रहा है भूल गए हैं, मुझे भूल गए हैं क्या ये। एवरी ट्यूसडे आपको यहीं पे मिलूंगा, और एवरी ट्यूसडे सबसे पहले यही वॉच करूंगा कि कितने लोग आज आप जुड़ रहे हैं। नहीं तो कोई बात नहीं है, लगे रहिए, इधर उधर जाते रहिए, पूछते रहिए, परेशान होते रहिए। सवाल तो कहीं कुछ लेने वाले नहीं है, और दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप परेशान होते हुए ज्यादा नजर आएंगे। तो चॉइस आपकी है। अगर सवाल का आंसर चाहिए तो अपने दोस्तों को बताइए, नहीं शेयर डॉक्टर करिए। साहब, सब्र रखिए, आ रही है, आ रहे हैं, जनता आ रही है और सवाल ही बहुत आ रहे हैं। और आप भी थोड़ा भी घूम घाम के आए हो, थोड़ा रिलैक्स हो, थोड़ा सेटल हो, अपने आप सब चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी, उसकी टेंशन मत लो। आपसे आपके चाहने वाले छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं वो घूम घाम के वहीं आ जाते हैं जहां आप होते हो। सो उसकी चिंता नहीं है हमें। अब मैं पता है डॉक्टर साहब आ गए तो चाहने वाले भी आ जाएंगे थोड़ी देर बाद। अच्छा डॉक्टर साहब, अगला सवाल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड नाजिर अली साहब के पास है। 203 रुपये के दाम पर 1000 शेयर है। 1 साल ये होल्ड कर सकते हैं, करना क्या चाहिए इसमें? देखिए, फिलहाल तो मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आप इससे स्विच करना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे पास दूसरा है, वो है IGL या फिर पेट्रोनेट। इन दोनों में से किसी में स्विच कर लेंगे तो ज्यादा रिटर्न्स मिल पाएंगे। लेकिन अगर इस पे बने रहेंगे तो भी आपको रिटर्न मिलेंगे, लेकिन शायद दो लोग जो जिनके नाम लिए वो आपसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो अपने को कौन सा यारी दोस्ती निभानी है, जो चल रहा है वही हमारा फ्रेंड है, ट्रेंड इज फ्रेंड। तो उनकी तरफ मूव कर जाएंगे तो आपको ज्यादा बेटर और जल्दी मुनाफा मिल सकता है। अंकुश अग्रवाल साहब बोल भी रहे हैं कि सर आपके होते हुए हम इधर उधर कैसे जा सकते हैं, वहीं रहेंगे जहां आप हो। सो इतना सोचने वाली बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक टाटा इन्वेस्टमेंट को लेकर सवाल आया है। इनके पास 7300 रुपये के दाम पर खरीदारी है। समस्या है कि ये कहाँ एवरेज करना चाहिए, इसके अंदर क्या करना चाहिए? देखिए, फिलहाल तो टाटा इन्वेस्टमेंट में बिल्कुल एवरेज मत करिएगा। एवरेज करने के लिए जो लेवल्स वॉच कर रहे हैं सॉरी, उसके लिए आप 5850, 5850 अभी चल रहा है 6100 के करीब। लेकिन मैं इन लेवल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं 5800 के आसपास आता है तब एवरेज करिएगा। अदरवाइज पोजीशन होल्ड करके रखिए। थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन जल्दी आपको 6500 के टारगेट दिखेंगे। टाइम लगेगा, वक्त दीजिए, धीरे धीरे मैच्योर होने दीजिए तो आपको ज्यादा बेटर फायदा मिलेगा। लेकिन एवरेज मत करिए। करंट लेवल पे एवरेज करके फिर फंसते रहेंगे। बार बार एवरेज करने को आप पूछते रहते हैं। मैं आप लोगों को कहता हूं रुकिए, जब एवरेज करने की बारी आती है तो खुद कहता हूं एवरेज करिए। लेकिन जल्दबाजी में एवरेज करते रहेंगे तो 6000 पे भी कर लेंगे, 5900 पे भी कर लेंगे, फिर 5800 पे हिम्मत नहीं बचेगी। तो इसलिए सही समय पे एवरेज करिए। तो 58-50 वो लेवल है जहां पर आप ध्यान दे सकते हैं, वहां पर आप एवरेज करिए।
वो ज़्यादा बेटर जोन है अभी के लिए, एटलीस्ट आप वेट कर लीजिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अब एक दर्शक मौजूद हैं, करनाल से पवन कुमार साहब हैं। पवन जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार पवन जी, क्या सवाल है आपका? जी जी सर। सर मेरा एचएल पे है सर, मेरे 109 शेयर है, करीब 4780 पे। ओके, ये मैं आज से 6 महीना पहले लिया था सर। ठीक है। तो अभी कुछ लॉस थोड़ा मेरा प्रॉफिट में हुआ है सर, तो अभी क्या करूँ सर मैं? तो क्या वैसे आपने नज़रिया रखा था इसमें? सर जो तो किया था सर, मैं साल भर का सोच के रखा था। तो 6 महीने में आपको प्रॉफिट तो आ गया? 6 महीने में सर अभी प्रॉफिट नहीं हुआ सर, मतलब almost। प्रॉफिट के आसपास मेरा आ ही जाएगा। कॉस्ट आपकी जो पहले लॉस हो रहा था वो कुछ हद तक कम होता हुआ दिखाई पड़ा है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, बहुत 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 कम हो गया जी। क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? इनके पास एचएएल के शेयर हैं, करीब करीब 46-37 अब आ चुका है। अभी थोड़े पहले हम बात कर भी रहे थे इसके बारे में। ये मोमेंटम इनके कॉस्ट के ऊपर निकल जाएगा क्या? अब बिल्कुल निकल जाएगा आपको मैं सुमित जी यही कह रहा था, इसका टारगेट इंक्रीज कर लीजिए 10% के आसपास का, तो मुझे लगता है कि आप जल्दी 4800 से ऊपर के भाव देखेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पर आती हुई नजर आएगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है सर, बस थोड़े दिन का पेन और फिर उसके बाद गेन ही गेन है। और गेन होता है तो बढ़िया है, मिठाई उठाई बेचते रहिए और अच्छे अच्छे स्टॉक्स को चूज कराते रहेंगे। सही समय पे बस एवरेज करना मत भूलिए, क्योंकि उससे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे और आपकी स्ट्रैटेजी पे। डॉक्टर साहब मिठाई तो आप खाते नहीं हो, मंगवाते रहते हो, करो ये क्या मिठाई का? ये लीजिए, आपके पीछे देखिए कैमरा मैन साहब तुरंत मुस्कुरा रहे हैं, नहीं मुस्कुरा रहे? पहले ये बताइए, नहीं देखिए नहीं, उनको भी तो चाहिए मिठाई। कैमरामैन साहब को छोड़िए, आप पहले अपना बताइए। आप मिठाई मंगा लोगे, खाओगे हो नहीं, ऑफिस आप हमारे आते नहीं, अब आपको पकड़ में हम पाते नहीं, और उसके बाद आप कहते हो कि मिठाई मंगा लो। किसके लिए मिठाई मंगा रहे हो? सुमित भाई, जब मिठाई आएगी तभी तो लेकर आएंगे ना आपके पास खिलाने के लिए। बैग की इतनी टीम है पीछे, आपके इतने टेक्नीशियन भी है, और सबके साथ बैठ के खाने का जो मजा है ना, वो अकेले बैठ के खाने का तो नहीं है। और आपके साथ तो वैसे भी आप देखिए कूल आदमी रहते हैं। मार्केट चाहे जितनी भी हो जाए, आप एक बहुत बढ़िया डायलॉग मारते हैं, ऊपर हो जाए नीचे हो जाए उससे क्या फर्क पड़ने वाला क्या ही है। फर्क पड़ता है सर। अगर अपन ने सही जगह पे निवेश कर रखा है तो मस्त है, तो बस वही मस्त रहिए, लेकिन सही जगह पे निवेश करते रहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल आया है, वो सही जगह की निवेश की बात आई ना, तो ही एक सवाल भेजा है हमारे एक जानकार ने। वो पूछ रहे हैं, पहले तो उनकी शिकायत है कि कभी वो सवाल लिया नहीं जाता उनका लेकिन दीपक जी कह रहे हैं, लेकिन उनका सवाल है कि 10 लाख रुपए हैं, नए पूंजी लगानी है, कहाँ पे लगाना चाहिए इन्हें? देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, और इसके माध्यम से मैं एक चीज तो जरूर बता सकता हूँ। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। पहली बात है कि आपका जो 10 लाख रुपया है ना, उसको उसमें कितना अभी निवेश करना चाहिए, मार्केट कितना कॉन्फिडेंस दे रहा है। तो आपको मार्केट जो अभी कॉन्फिडेंस दे रहा है वो 50% का कॉन्फिडेंस दे रहा है, क्योंकि मार्केट 50% इसलिए क्योंकि सिचुएशन, इन्फ्लेशन है, जियो पॉलिटिकल टेंशन है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं, गोल्ड के प्राइसेस हैं, बॉन्ड के प्राइसेस हैं। तो 50% यानी 5 लाख तो अभी निवेश किया जा सकता है, बाकी अलग अलग पार्शियली निवेश किया जाता है। अब 5 लाख निवेश कहाँ करें सर? किसी से मत पूछो, 5 सेक्टर टॉप क्लास के चूज करो। बहुत सिंपल स्टॉक, देखिए हम लोग चर्चा करते रहते हैं, बहुत स्टॉक बताएंगे आपको, और वही जो मैं आपको बता रहा हूँ इन्हीं से स्टॉक्स मैं हमेशा बताता हूँ। 5 सेक्टर अभी आपको कौन से चूज करने चाहिए, आप खुद बताइए। अगर आप थोड़ी सी R&D करेंगे तो आप सबसे पहले किसका नाम लेंगे? बैंक का। दूसरा किसका नाम लेंगे आप? पावर का। तीसरा किसका नाम आप लेंगे? PSUs का। चौथा किसका नाम आप लेंगे? फार्मा सेक्टर का। पांचवा सेक्टर अगर लेंगे तो आप किसका नाम लेंगे? तो आपको ये समझ में आएगा कि या तो मेटल ले लें, कंस्ट्रक्शन ले लें, तो इस टाइप के, या FMCG ले लें। तो आप कोई 5 सेक्टर को चूज कर लीजिए। अब 5 सेक्टर में जब आपने चूज कर लिया तो आपको बहुत रॉकेट साइंस जाने की जरूरत नहीं है। टॉप 5 सेक्टर के 5 स्टॉक्स को ही उठा लीजिए। पहला, जैसे अगर मैंने बैंक कहा तो सबसे पहले किस पे निवेश करिए? SBI पकड़िए, ICICI बैंक पकड़िए, HDFC पकड़िए, आपने उठा लिया। FMCG की बात करें तो हिंद यूनिलीवर है, ITC है, उसको आप पकड़ लीजिए। पावर की बात करें तो टाटा पावर है, पावर ग्रिड है, उसको पकड़ लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो का, मैं क्यों बता रहा हूं कि आप अपना पोर्टफोलियो इस तरह से बना सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है किसी को परेशान होने की, जरूरत नहीं है। और उसके बाद आप पहली क्वांटिटी जब आप खरीदें, उसके बाद जैसे ही आप खरीदेंगे तो आपका मीटर चालू हो जाएगा कि अब पोर्टफोलियो को देखना है कि कब एवरेज करना है, कब लॉस आ रहा है, कब प्रॉफिट आ रहा है। इसलिए पहला इन्वेस्टमेंट थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके शुरू कर दीजिए।
और उसके बाद अब पकड़िए सुमित जी को और पूछते रहिए सवाल कि सर मैंने ये स्टॉक ले रखा है, इसमें कब एवरेज करनी है, कब दोबारा खरीदना है, मैंने यहां पर एंट्री करी है, ये सबसे अच्छा तरीका है। और आप बिलीव करिएगा, एक चीज जो मैं आपके साथ एश्योरिटी के साथ बोल सकता हूं और गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि सुमित जी भी ये बात बोलेंगे, इस तरीके से निवेश की रणनीति बनाएंगे, चाहे कोई भी म्यूचुअल फंड हो, चाहे कोई भी मार्केट हो, आप उसको उसको रिटर्न में बीट करते हुए नजर आएंगे, आपको कोई हरा नहीं सकता है। नहीं डॉक्टर साहब, मिठाई खाओ आप और नाम बताओ मेरा। ये कैसा है, मतलब ये कैसा इंसाफ हो रहा है? मिठाई आपको आ रही है और नाम मेरा आ रहा है कि यहाँ पर आपको सब सलाह देनी है। खैर, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो रणनीति बताई है ये बात बिल्कुल सही है। एक सही तरीके से स्लोली एंड स्टेडली सही सेक्टर्स का चुनाव करके, जो उन्होंने ऑलरेडी बता भी दिए, सही कंपनियों का चुनाव करके जो कि उन्होंने ऑलरेडी बता दिए, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए, आपको सच में किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी डॉक्टर साहब हर माध्यम पे अवेलेबल हैं, मैं मिलूँ ना मिलूँ, मैं आधे घंटे 1 घंटे के लिए आऊँगा, ये कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएंगे गूगल करके, तो आप उनको कहीं भी पकड़ लीजिएगा और जवाब दे देंगे आपको। अच्छा डॉक्टर साहब, वाघेला साहब पूछ रहे हैं कि इनको रिलायंस पर मुनाफा है, रिलायंस चला भी है अभी अच्छा, आज भी अच्छा चल रहा है, सो ये लेकर निकल जाए या बने रहें? अरे सर, मुनाफा तो लेके तुरंत भागने वाला ही आदमी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता है स्टॉक मार्केट पे। और आप आज देख रहे हैं बढ़िया भगा है, 1405 का लेवल आ गया, 1450 भी जाएगा, लेकिन आप हाई नहीं पकड़ पाओगे। तो बेटर है कि पहले मुनाफा बुक करो, माल अंदर, उसके बाद फिर बैठ के वेट करते हैं दोबारा कब एंट्री करेंगे। और अगर कंफ्यूजन आ जा रहा है, नहीं यार छूट गया, फिर मैं दूसरे को कहता रहूंगा, देखा 1500 आ गया, मैं जल्दी बुक करके निकल गया, तो 70% बुक कर लो, 30% में फिर भी थोड़ा बहुत माल आता रहेगा। एक दर्शक भी हमारे साथ मौजूद हैं, जनवेद सिंह तोमर साहब ग्वालियर से। तोमर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार तोमर साहब, पहले तो माफ़ी, बहुत देर से आप बने रहे फ़ोन पे, आपसे हम बात नहीं कर पाए। बताइए आपका सवाल क्या है? सर रिलायंस पे ही है सर, मैंने वैसे 70 शेयर लिए थे मैंने 1200 पे जी। 20 का, तो मैंने 1350 निकाल दिया, 50 शेयर बचे सर। अच्छा, आपने बचे हुए शेयर कहाँ निकाले? 1350 में सर निकाल दिया मैंने 20 शेयर। ओके ओके ओके, नज़रिया छोटी अवधि का है आपका तोमर साहब? हाँ सर, अभी सर मैं वो, वैसे तो मैं सर मनी नहीं देखता हूँ, लेकिन मैं भी सर वो देख रहा था सुशील सर का। हाँ। वो बोल रहे थे कि 1000 रुपए अगर 50 पे आ जाएगा रिलायंस, तो मैं इसलिए मैंने कभी सर से पूछ रहा था अच्छा, कभी निकल जाऊँ कि अभी थोड़ा होल्ड करूँ। चलिए डॉक्टर साहब, क्या आप ऐड करोगे? इन्होंने ऑलरेडी 20 शेयर तो बेच दिए हैं, बचे शेयर इनके पास हैं, रिलायंस 1000 रुपये आ जाएगा कहीं, ये सुन रहे हैं, आप क्या मानते हो? देखिए सर, 1000 आए 50 रह रहा है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? आपका माल अंदर होना चाहिए। 1390 रुपए का, 1390 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस डालिए, जहां कटता है वहां काट लीजिए। प्रॉफिट बुक करने का बेस्ट लेवल 1420 1450 लेवल है। और किसी की मत सुनिए, सबकी सुनिए और बताते रहिए हाँ बिल्कुल 1000 रुपये आ जाएगा, 1000 रुपये आ जाएगा, और माल अपना आप बेच के रखिए और वापस दोबारा खरीद भी लीजिएगा। कब? जब 1150 1200 का लेवल मिलेगा, उससे ज्यादा नीचे है नहीं। तो सर, कोई भी सूरत में रिलायंस ऊपर जाए या नीचे जाए, आपको अगर प्रॉफिट बन रहा है तो अपना प्रॉफिट लेकर निकलिए। रिलायंस 1000 आ जाएगा, 500 आ जाएगा, 900 आ जाएगा, ये समय बताएगा, किसी को नहीं पता उसके अलावा। सो बेटर इज़ आप जो आपके सामने है वो आप लीजिए और निकलते चलिए, अगर आप छोटी अवधि के निवेशक हैं तो। एशियन पेंट्स पे डॉक्टर एस.के. मिश्रा साहब पूछ रहे हैं कि करना क्या चाहिए, 1 महीने का नज़रिया है इनका, और अभी ये क्या करें एशियन पेंट्स के अंदर? देखिए, कुछ नहीं किया तो कुछ ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस स्टॉक से ज्यादा स्ट्रांग बर्जर पेंट दिखाई देता है। लेकिन मुझे लगता है कि एशियन पेंट को थोड़ा वेट करना चाहिए। 2400 के आसपास के अगर लेवल्स आते हैं तो उन लेवल्स पर शायद इन्वेस्टमेंट की रणनीति बनाई जा सकती है। फिलहाल अभी के करंट मार्केट प्राइस पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 50-50% है। 50 रुपए 100 रुपए आपको मिल भी सकते हैं और यहां से 70-80 रुपए जा सकते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर नहीं है, जस्ट वेट। तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा बेहतर नहीं है, थोड़ा और नीचे आने दीजिए, उसका वेट कर लीजिए। पूजा नंदा जी पूछ रहे अजंता फार्मा होल्ड करें या निकल जाएं? देखिए, इस समय अगर अजंता फार्मा को मैं देखने की कोशिश करता हूं तो मुझे बुकिंग है, लेकिन फिर भी ये स्टॉक यहां पर कंसोलिडेट करके खड़ा हुआ है। बिल्कुल होल्ड करके रखिए।
3000 के टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे। पैनिक होने की कोई सिचुएशन नहीं है, किसी की मत सुनिए, चुपचाप दबा के बैठे रहिए, और जब 3000 के लेवल्स आए तो सुमित जी को फिर से परेशान करना शुरू कर दीजिए। हरीश जी भी पूछ रहे हैं कि उनके पास ताज जीवीके के शेयर हैं, 20% उनका गेन जा चुका है क्योंकि स्टॉक करेक्ट हो चुका है। आप काफ़ी भ्रमण करके आए भी हैं भारत का, कैसा लग रहा है ताज जीवीके? देखो सर, जो अभी जियो पॉलिटिकल टेंशन आया है ना, मतलब चाहे वो पाकिस्तान इंडिया की बात कर ले, इससे होटल इंडस्ट्री को बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि लोग जो है ना थोड़ा सा सहम जाते हैं। अब ये एक क्रूशियल लेवल पर खड़ा है, 420 चल रहा है, और अभी भी क्षमता दिखा रहा है कि ये घूम के आ जाएगा आपका 370 रुपए। तो करना क्या है? एग्जिट करना है, एग्जिट कर लीजिए। किसको लेना है? दो ऑप्शन है, आईटीसी को ले सकते हैं, दूसरा अगर आईटीसी नहीं पसंद आ रहा तो कोल इंडिया ले सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी ले लीजिए, ताज को बाय बाय कर लीजिए। तो ताज को आप अवॉइड करिए, आईटीसी, कोल इंडिया, दो विकल्प आपको बताए गए हैं, आप उनको एक बार को फॉलो अप कर सकते हैं। ट्रेंड में एंट्री ली जा सकती है क्या सर? आज नंबर भी आने वाले हैं इसके, क्या करें इसमें? देखिए, फिलहाल अगर ट्रेंड को इस समय देखने की कोशिश करें तो सेल साइड से एंट्री बनती, बाय साइड से तो एंट्री बनती नहीं है। अवॉइड रखिए, कहाँ घुसने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा नंबर्स का इम्पैक्ट होगा, लेकिन नंबर्स आ जाने के 5 मिनट पहले अगर बेच देंगे तो भी फायदा मिल सकता है। लेवल्स की बात करें तो 4800 के लेवल वापस आ सकते हैं। तो 4800 में एंट्री करी जाए क्या डॉक्टर साहब? एक बार 4800 आएगा तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखना पड़ेगा। मतलब अगर 4800 आ जाता है तो डिस्कशन करने में बुराई नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने का शायद अट्रैक्टिव लेवल होगा, लेकिन करंट लेवल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी का लेवल तो आप अवॉइड ही करिए, 4800 के इर्द गिर्द आएगा तब की तब देखी जाएगी, फिलहाल के लिए आप अभी इसको अवॉइड करिए। अंकित रावत साहब हमारे साथ मौजूद हैं झांसी से बातचीत करने के लिए। रावत साहब नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार रावत साहब, क्या सवाल है आपका? सर आरबीएल में 290 करोड़ एवरेज कर रखा है मैंने अभी। 2023 में मैंने खरीदा हुआ था ये। ठीक है, किस भाव तो पे? अब कितना समय तक मुझे होल्ड करना होगा इसको फंडामेंटली? आपकी खरीदारी का एवरेज क्या है? 290? 290 सर। ओके, चलिए फिलहाल तो आपको गेन है। सो कितना टाइम आप दे सकते हो रावत साहब इसे? सर इसको मैं 1 ईयर और दे सकते हूँ एक्चुअली। ओके, 1 साल और दे सकते हैं उसको। ठीक है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब क्या किया जाए? आरवीएनएल, इनको मुनाफा है रफली 60-70 रुपए के आसपास का पर शेयर में, और होल्ड कर सकते हैं 1 साल और, क्या करें अभी ये? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि आप इसका ना मौका मत छोड़ा करिए। कुछ दिन पहले अभी ये 320 के आसपास मंडराने की कोशिश कर रहा था, और वो एक अच्छा मौका था कि रेलवे काउंटर को डिप पे जब ऐड करना हो तो कौन सा लेवल है। 360 अभी चल रहा है, तो ये मान के चलिए 320 या 300 के नीचे तो ये स्टॉक है नहीं, काटने की कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, लेकिन दोबारा अभी 340 के आसपास आके थोड़ा सा आएगा नीचे, 20 रुपए के नीचे डिप मिलता है तो वापस फिर से खरीद लीजिएगा। 1 साल का टारगेट है 460 रुपए, 460 रुपीज। तो क्या फर्क पड़ता है कि आप 340 पे बाय करें, 290 पे बाय करें या 400 पे बाय करें। हाँ, जब चाल बदलेगी 380 के ऊपर इस बार निकला तो आप पकड़ नहीं पाओगे, सीधे 480 पे ही जाकर रुकेगा। तो यहां पर जो अभी सिनेरियो बन रहा है उस पर होल्ड करना है, और हाँ ऐड करना है वो भी आपको बता दिया है, तो आप उससे पहले ऐड मत करिएगा। दो लेवल है ऐड करने के लिए, 340 या फिर 380 के ऊपर। 380 के ऊपर अब भाई तो 360 चल रहा है, यानी कि 382-83 ट्रेड होगा तो पकड़ लीजिए। 382-83 के आसपास आए तो एक बार को आप पकड़ लीजिएगा, और लेवल्स आपको बहुत क्रूशली मतलब स्पेसिफिकली डॉक्टर साहब ने बताए हैं, तो उनको भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। आज़ाद खान साहब पूछ रहे हैं कि आलोक इंडस्ट्रीज में क्या करें? क्या है आजाद खान साहब, कुछ ना करें तो ही अच्छा है। फिलहाल आलोक इंडस्ट्री का कुछ चार्ट स्ट्रक्चर भी नहीं अच्छा लग रहा। क्या एक इन्वेस्टमेंट की बस आपको खुशी मिल रही है कि आप इसमें बने हुए हैं, बाकी ना तो कपड़े बचे और ना ही इज्जत बची है, तो फिर प्रमोटर बन के क्या करेंगे? छोड़िए, मेरे हिसाब से इस स्टॉक को छोड़ दीजिए, ज्यादा अच्छा है। वैसे प्रमोटर तो इनके मुकेश भाई हैं, तो कहना मुश्किल है कि सामने दूसरा प्रमोटर आएगा कि नहीं, लेकिन हाँ डॉक्टर साहब की राय साफ है कि आप इसको अवॉइड करिए, कहने का मतलब उनका ये है। आबिद साहब हम पूछ रहे हैं कि क्या तेजस नेटवर्क में कॉन्ट्राबेट ली जा सकती है, जिस तरह का फॉल आया इसमें? देखो सर, जब तूफान आता है ना तो सामने खड़े नहीं होते हैं,
और कॉन्ट्राबिट लेने का मतलब है कि आप तूफान के सामने कोशिश कर रहे हो कि आप वो विष्णु भगवान के अवतार में खड़े हो जाओगे और वहां से रिवर्स हो जाएगा, वो होगा नहीं। 650 रुपए तक का दमखम अगर आपका लॉस लेने का बनता है तो फिर अभी आप बिल्कुल यहाँ पे कॉन्ट्राबिट कर सकते हैं, लेकिन 650 का लेवल आएगा जरूर। तो अब आपकी चॉइस है कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो आबिद साहब राय साफ है, 650 के आसपास कहीं आए वहां तक तो एटलीस्ट वेट करिए, उसके बाद देखते हैं, लेकिन अभी एटलीस्ट कॉन्ट्राबेट मत लीजिए। ये आपको एक राय डॉक्टर साहब ने साफ रख दी है। भारत डायनामिक्स अचल प्रताप सिंह साहब के पास है 870 रुपए के दाम पे, और BEL भी है इनके पास 273 रुपए के रेट से। इन दोनों में क्या करना चाहिए? ये लोग छोड़ेंगे नहीं जब तक पूरे के पूरे हम डिफेंस सेक्टर को चर्चा नहीं कर लेंगे। देखिए भारत डायनेमिक्स की जहां तक बात करें 1529 रुपए चल रहा है अभी फिलहाल। मेरे को इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे इसलिए नहीं समझ आ रहा क्योंकि मैंने सारा फंड जो लोगों को राय दे डाली है वो 1050 और 1250 के आसपास दी थी। तो अभी सिर्फ वेट कर रहा हूँ 1680 1690 का, तो वेट ही करना है। जहां तक BEL की बात है, देखिए 318 320 325 लेवल आ जाएं तो मुझे ये एग्जिट होने के लिए बहुत सुंदर नजर आते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, दोबारा फिर से 300 और 290 का मौका मिलेगा, फिर चढ़ेंगे। तो चढ़ते उतरते अपना पोर्टफोलियो धीरे धीरे बढ़ाते हुए चलेंगे। ओके, PFC और IRCTC इन दोनों को एवरेज करने की इच्छा रख रही हैं पूर्णिमा जी, क्या यहाँ पर एवरेज करना चाहिए डॉक्टर साहब? देखिए PFC करंट लेवल पर तो बिल्कुल एवरेज नहीं करना चाहिए जब तक कि ये 390 या 400 के पास ना आ जाए। और दूसरा कौन सा बोला आपने सुमित जी? PFC और IRCTC। IRCTC में तो करना ही कुछ नहीं चाहिए। IRCTC कुछ स्टॉक्स हैं जो मुझे याद रहते हैं और जिनको देख करके मैं ये समझता हूँ कि इनसे हमेशा आपका वास्तु और ग्रह दोनों खराब हो जाता है। एक है IRCTC, दूसरा है LIC, तीसरा है पेटीएम। छोड़िए रहने दीजिए, बहुत लंबी लिस्ट है। नहीं तो डॉक्टर साहब अभी नागपुर ट्रेन से गए थे क्या? नहीं 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 सर, उससे अगर गए होते तो फिर तो कुछ अलग ही अंदाज होता, कुछ अलग ही मजा आता, शायद रेलवे के कुछ स्टॉक्स पकड़ने की कोशिश करते। हाँ, क्योंकि आज आज लेकिन आपका हाँ ये जरूर। बड़ा कड़ा रुख है रेलवे को लेके, तो मुझे लगा शायद इस बार की सर्विस कोई अच्छी नहीं रही है जिसकी वजह से आपको रेलवे से बेरुखी ज़्यादा है। नहीं, रेलवे से देखिए थोड़ी शिकायत जरूर है। मेरी पर्सनल शिकायत नहीं, लेकिन पब्लिक की शिकायत जरूर है। एक तो पहली बात है कि रेलवे के किराए और कार के किराए में अब फर्क नहीं रह गया। दूसरा जो सीनियर सिटीजन को एक सीधा सीधा बेनिफिट सरकार देती थी वो सब एकदम खत्म कर दिया है। और अब कहीं जाने, रेलवे से जाने के पीछे, जैसे मैं, आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने दो रेलवे का वो देखा था टिकट, लेकिन मुझे फ्लाइट ज्यादा सस्ती पड़ी। तो फिर आप समझ सकते हैं कि हमारी रेलवे काफी प्रोग्रेस कर गई है एक बात एटलीस्ट बताओ, फेयर के नहीं मामले नहीं में। डॉक्टर साहब, आप वैसे भी क्या सीनियर सिटीजन के बारे में अभी बात कर रहे हो? आपको तो सीनियर सिटीजन बनने में कम से कम 40-50 साल बाकी हैं अभी। जिस तरह से घने काले बाल आपके रहे हैं पिछले 20 सालों से, मुझे लगता तो नहीं अगले 10-12 साल तक कोई कलर शेड चेंज होने वाला है। तो अभी कहाँ ही आप चिंता कर रहे हो सीनियर सिटीजन बनने की? आप तो आराम से भी रहोगे 20-40 साल अभी, रफली ऐसे ही। सुमित जी, ये जो आप शो कर रहे हैं ना, इसके आपके दो ही लोगों के, दो तरीके के फैन आपके सबसे ज्यादा हैं। एक है हमारी माताएं बहनें, और दूसरा जो सबसे ज्यादा है वो है सीनियर सिटीजन। तो भैया सबको सेवा पानी करना पड़ जरूरी है। नहीं नहीं, मैं उनके लिए नहीं, मैं तो आपके लिए बोल रहा था कि आप ये कहाँ चिंता कर रहे हो सीनियर सिटीजन की टिकट की? अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है 20-40 साल तक। आराम से आप कंफर्टेबली इसी एज ब्रैकेट में रहने वाले हो अभी। खैर, इस पे मतलब जो लोग नहीं जानते बता देता हूँ, मेरी कद काठी का डॉक्टर साहब का एक बेटा भी है, ऑलमोस्ट मेरी कद काठी का ही होगा, और डॉक्टर साहब को देख लेंगे तो आपको लगेगा कोई बड़ा भाई खड़ा उनका। सो मैं तो देख चुका हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ वो बात उनको। लेकिन डॉक्टर साहब एजलेस हैं, मतलब एक अनिल कपूर और दूसरे हमारे डॉक्टर साहब सेम एज ब्रैकेट में हैं दोनों, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इनके ऊपर एज का। अरे सर अच्छा डॉक्टर साहब आगे बढ़ते, चलो। NTPC 351 रुपये में खरीद रखा है, 200 शेयर हैं, क्या करना चाहिए ना? देखिए इस समय NTPC को अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि स्टॉक अच्छा है। और 251 पे खरीद रखा है, 357 चल रहा है, अभी भी क्षमता है 380 तक जाने की। होल्ड करके रखिए सर, प्रॉफिट थोड़ा और बढ़ाइए। तो थोड़ा आप इसका प्रॉफिट और होल्ड कर सकते हैं। अम, एक इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक और IRB, ये शेयर खरीदने की इच्छा रख रहे हैं किरण जी, क्या यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए इन दोनों में?
इक्विटास से ज्यादा अच्छा है आप डीसीबी बैंक खरीदें। इक्विटास वैसे तो अच्छा स्टॉक है, लेकिन इस समय रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर नहीं है। 60 रुपीज या 58 रुपीज के पास इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर होगा। तो मेरे हिसाब से मान लीजिएगा, घूम के फिर से मत पूछिएगा, क्योंकि मुझे एक किस्सा याद आ गया और थोड़ी हंसी भी आ रही है। और फिलहाल पहले आईआरबी के बारे में बता दूं। आईआरबी से ज्यादा जीएमआर अच्छा लग रहा है, जो कि 100 सवा 100 रुपए तक जा सकता है। लेकिन आईआरबी इंफ्रा भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसको जरूर ले सकते हैं, वो एक अट्रैक्टिव लेवल दिखाई दे रहा है। किस्सा क्या था डॉक्टर साहब? देखिए सर, जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो क्या होता है, कुछ लोग ना घूम घूम के बड़े गौर से देखते रहते हैं। जनरली मैं पब्लिक में ट्रेवल करते समय मास्क लगा के चलता हूँ। अब जब सब लोगों ने मास्क छोड़ दिया तो उससे भी बहुत ज्यादा लोग गौर से देखते हैं। तो मैं शादी में जहाँ पे गया हुआ था, वहां पर एक साहब थे, वो बहुत देर तक घूरते रहे। फिर थोड़ी देर बाद आगे बढ़ के उन्होंने हिम्मत जताई और आए और कहे, ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। तो मैंने कहा, बताया, मैंने कहा सर मैं स्टॉक के शोज करता हूँ मनी नाइन पर। तो कहते नहीं नहीं सर, वो तो मैं जानता हूँ। तो फिर मैंने कहा बस सर फिर वैसा ही है। तो उन्होंने कहा अच्छा एक स्टॉक के बारे में बता दीजिए। तो उन्होंने एक स्टॉक पूछा, मैंने कहा ये लेने लायक नहीं है। 2 घंटे बाद घूम के फिर आए, फिर उसी स्टॉक के बारे में कहते, वैसे मुझे लगता है इस स्टॉक को इस लेवल पर लेना चाहिए। मैंने फिर मना कर दिया कि इस स्टॉक को नहीं लेना चाहिए इस लेवल पर भी। आधे घंटे बाद फिर जब लंच पर मिले तो कहते हैं, वैसे आप क्या समझते हैं, वैसे इस स्टॉक को कहां पर लेना चाहिए। तो मुझे ये समझ में आया कि जिसकी अटकी हो कि कहां लेना है, वो आपसे घूम फिर के यही पूछेगा, अच्छा सेल नहीं करना है तो लेना कहाँ है, अच्छा डिप आ जाए तो कहां पर लेना है, अच्छा कहाँ, मतलब अटक के वही रहता है। सुमित भाई, आपके साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा। देखो रवि सर, इसमें मामले में ना मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि बाजार के जानकार से लोग पूछेंगे ना, मैं जानकारी नहीं हूँ तो पूछेंगे कहाँ से, इसलिए मैं सेफ हूँ। आप ही के ऊपर आना है, जो आना मेरे पे नहीं आएगा। खैर उस बात को छोड़ दो। अब आते हैं जरा एक, मतलब आपने क्योंकि मुद्दा उठाया ही है, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स पे एक सवाल आया है। 1576 रुपए के दाम पे खरीदारी है, कहाँ तक जा सकता है? देखो सर, आप अगर इस स्टॉक को ये सोच के अभी खरीदारी कर रहे हो कि ये आपका वीकेंड के खर्चे को हेज कर पाएगा, तो थोड़ा मुश्किल है। स्टॉक निकल चुका है। हाँ, तेजी में 1580 और 1600 के आसपास तक के भाव दिख सकते हैं। तो अभी वीकेंड का खर्चा निकालने के लिए कहीं और आपको कोई और स्टॉक स्टॉल वो करना पड़ेगा, हेज के लिए लेना पड़ेगा। फिलहाल इसमें खरीदारी फ्रेश नहीं बनती है। तो इसमें अभी फिलहाल नई खरीदारी ना करें, एटलीस्ट ये आपको एक राय दी गई है यूनाइटेड स्पिरिट्स के संदर्भ में। इसके अलावा एक सवाल पूछने के लिए एक दर्शक और हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे भी हम बातचत कर लेते हैं। रादर पहले एक सवाल और ले लेते हैं। वो आया है संजय कुमार धीर साहब का। ये सुजलॉन पे एक राय लेना चाह रहे हैं। 6 महीने हुए इन्हें मार्केट्स में आए हुए, 57 रुपए के दाम पे नहीं खरीदारी है, करना क्या चाहिए डॉक्टर साहब? वो स्टॉक सुजलॉन ही था। तो किस्सा पूरा हो गया कि सुजलॉन में करना क्या है। डॉक्टर साहब, तो क्या करना चाहिए सुजलॉन में? मान लीजिए वही भाई साहब हो जो शादी में पूछ रहे थे, वो आज आपको मैसेज कर रहे हैं करना क्या है, तो क्या करोगे आप? देखो सर, सुजान फिलहाल अभी 57 रुपए चल रहा है। अगर आपके पास लोअर लेवल की बाइंग है तो प्रॉफिट बुक कर लो। बड़े बड़े लोग यहाँ पर स्ट्रैटेजी बता रहे हैं कि ये 75 हो जाएगा, लेकिन फिलहाल 65 से ऊपर अभी दिखाई नहीं देता। लोअर साइड पर आपको वापस से 48 और 52 के मौके मिलेंगे, उन लेवल पर खरीद लीजिएगा। छोटी छोटी रेंज में ये स्टॉक चलता है। जब आप हायर लेवल पर खरीदते हो हमेशा फंस जाते हो। इस लेवल पर फिलहाल बिल्कुल निवेश की राय नहीं है। तो फिलहाल आप बिल्कुल निवेश ना करें, अवॉइड करिए इसको। सिरसा चलते हैं, वैभव जी हमारे साथ वहां पे मौजूद भी है काफी देर से। वैभव जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार वैभव जी, क्या सवाल है आपका? मैं कैस्ट्रॉल के रिलेटेड सवाल है। ओके, आपने खरीद रखा, खरीदना चाहते हैं? मैंने खरीद रखा है। और आपकी खरीदारी का दाम है 230 रुपए। हाँ जी। वैभव जी आप करते क्या हो? मैं बिजनेसमैन। ओके, आपकी आवाज से लग रहा है कि आप बहुत ही यंग हैं, इसलिए मैंने ये बात सवाल पूछा। खैर, कब से हो मार्केट में आप वैभव जी? 1 ईयर हो गया। 1 ईयर हो गया। ये आपका पहला शेयर है या और भी शेयर ले रखे हैं आपने? और भी ले रखे हैं। चलिए, कितना समय आप इसे दोगे वैभव जी? और 1 मंथ। 1 मंथ। तो डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए? कैस्ट्रॉल, कल नंबर्स आए, आज नंबर्स के बाद रिएक्शन आ गया। 73 शेयर इनके पास है, 230 रुपए के दाम पे खरीदारी है, अभी क्या किया जाए?
देखिए स्टॉक बहुत अच्छा है सुमित जी, और ये स्टॉक उसके लिए ट्रेड नहीं किया जाता कि आप इसको ट्रेडिंग के लिए ट्रेड करें। लॉन्ग टर्म निवेश की रणनीति अगर है यहाँ पर, क्योंकि इनका 1 मंथ सिनेरियो है, तो मुझे लगता है 1 मंथ में भी 235 और 240 के लक्ष्य जरूर मिल जाएंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा, 204 रुपए चल रहा है, 195 रुपए आता है तो छोड़िएगा नहीं, पकड़ के जरूर लीजिएगा, क्योंकि रिस्क वहां पर कम होगा और रिवॉर्ड होगा बड़ा। तो आपको कहीं नीचे के लेवल मिल जाए वैभव जी तो इसको थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। देखिए इसमें हाल फिलहाल में नंबर्स तो थे ही, प्लस एक और इशू ये भी आ रहा था कि यहाँ पर एक बड़ी कंपनी खरीद सकती है कैस्ट्रॉल को, ये भी खबरें बाजार में घूम रही हैं। तो इन ट्रिगर्स के बीच में शेयर रिएक्ट कर रहा है। सो बेटर इज़ कि आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपनी राय रणनीति बनाकर इसके अंदर बने रह सकते हैं, बस अवधि थोड़ा बढ़ा लीजिए, ज़्यादा बेटर है। एक सवाल आया है कोचिन शिपयार्ड के ऊपर, 2200 रुपये के दाम पे मानसी जी ने ले रखा है, करना क्या चाहिए? देखिए बहुत दिनों के बाद तो डिफेंस काउंटर और इन सब में थोड़ी सी रैली आई है, तो मुझे लगता है कोचिन शिपयार्ड ने अब दौड़ लगाई है, 1850 के लक्ष्य आ सकते हैं, होल्ड करके रखिए। और मुझे लगता है कि जल्दी आपका जो चार्ट है वो स्माइलिंग फेस को कंप्लीट कर लेगा, यानी कि वापस 1850 के बाद नई सीरीज 2000 के पास पहुंचेगा। तो फिलहाल होल्ड करके रखिए। तो थोड़ा सा होल्ड करके रखिए, आपको ये एक रणनीति बताई गई है, उसके हिसाब से यहाँ पे कामकाज कीजिएगा। इंडो फार्म इक्विपमेंट 280 रुपये के दाम पे खरीद रखा है प्रिया जसरोतिया जी ने, इसको क्या करना चाहिए? देखिए इस समय अगर इंडो फॉर्म को देखते हैं तो मुझे कुछ खास इसमें अट्रैक्शन दिखाई नहीं देता है। तो आपने अगर लेवल्स क्लियर किए होते तो शायद मेरे ख्याल से मैं कहता कि आप एक बार को, लेकिन रास्ता वही है इस समय फिलहाल इस स्टॉक से एग्जिट होने की रिकमेंडेशन है। चार्ट पर भी अच्छा नहीं लग रहा है, और ऐसा लग भी नहीं रहा है कि आने वाले समय में ये कुछ रिकवरी दिखा सकता है। बहुत से स्टॉक्स की हमने चर्चा करी है, मुझे लगता है उनमें शिफ्ट हो जाइए, इस स्टॉक से दूरी बना लीजिए। तो थोड़ा सा आप इससे अभी दूरी बनाइए, वही ज़्यादा रणनीति आपको बताई गई है, एटलीस्ट इंडो फार्म इक्विपमेंट को लेकर भी। साथ ही साथ ताबिश महमूद साहब पूछ रहे हैं कि इनके इन्वेस्टमेंट का 40% हिस्सा लार्ज कैप में है, 10% स्मॉल कैप में है, 20% मिड कैप में है, 20% गोल्ड ETF में है, 10% म्यूचुअल फंड में है। क्या ये आपके हिसाब से प्रॉपरली डाइवर्सिफाइड हैं या इन्हें कुछ और करने की ज़रूरत है? देखिए वैसे अगर मैं इस पूरे रेशियो को जो आपने बताया उसको अगर मैं पूरा रीड करके देखने की कोशिश कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि ये रेशियो ठीक है। लेकिन आपको इन्हीं स्टॉक्स में आपको रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, यानी कि जिन स्टॉक्स को नहीं चलना, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपका लार्ज कैप में आपका ज्यादातर जो रुझान है वो अगर आईटी की तरफ है या ऑटो की तरफ है, तो आपको वहां पर एक्सपोजर कम करना पड़ेगा। तो आईटी पे अगर आपका एक्सपोजर है तो वहाँ थोड़ा सा रुझान कम करना पड़ेगा। वैसे ये सिचुएशन ठीक है, लेकिन बहुत हद तक इसमें स्पेसिफिक स्टॉक्स भी डिपेंड करते हैं कि आपने क्या ले रखा है, तो उसको भी एक बार को आप ज़रूर इवेलुएट कर लीजिएगा। एक सवाल बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर आया, 254 रुपये के दाम पे खरीदारी है, और दूसरा टाटा पावर, ये दोनों में निवेश है। टाटा पावर आपका पहले से ही काफ़ी पसंद रहा है डॉक्टर साहब, अब क्या किया जाए इसमें? देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा 254 चल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसमें तो दम ऐसा है कि ये 280 के आंकड़े को छू सकता है, तो होल्ड करके रखिए। और जहां तक टाटा पावर की बात है, बिल्कुल आपने सही कहा सुमित जी, टाटा पावर को मैंने 340 रुपए पे आपके यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया था लगभग 3 से 4 वीक पहले। और धीरे धीरे करें, अगर रिटर्न को रेशियो को देखें तो अच्छा ही है। अभी 440 की क्षमता रखता है, 394 चल रहा है, 380 दोबारा आएगा तो फिर पकड़ के इसको और बढ़ाएंगे क्वांटिटी को, और 440 का सफर तय करेंगे। तो यहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से 360 के स्टॉप लॉस से बने रहना समझदारी। तो अभी आप बने रहिए, ये आपको एक राय दी गई। वैसे भी टाटा पावर पे आज नहीं, जब से डॉक्टर साहब आ रहे हैं शो पे, तब से लगातार उसकी पैरवी कर रहे हैं कि आप उसमें खरीदारी कर सकते हैं, किसी फॉल में खरीदारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक सवाल आया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर, के पुरवाल साहब के पास, और ये आईपीओ से इसको होल्ड कर रहे हैं। सो डॉक्टर साहब, ये उन्हीं शेयरों में आता है जिनकी आईपीओ की लिस्टिंग और अभी की सिचुएशन में बहुत फर्क पड़ा नहीं है, क्या करेंगे इसमें? देखिए मैं चुप इसलिए हूँ कि मैं समझ नहीं पा रहा कौन सा प्यार इनका इतना बढ़ गया था कि इन्होंने कहा कि हम इस सौदे को काटेंगे नहीं। अरे आपके पास इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं बैंक पे, आप बैंक ऑफ बड़ौदा लीजिए, कैनरा बैंक लीजिए, यूको बैंक ले लीजिए, एयू स्मॉल फाइनेंस क्यों लिया? अगर उसके
उसको भी हटाना है तो यूग्रो कैपिटल ले लीजिए या फिर बजाज फाइनेंस ले लीजिए, बट एयू ही क्यों, ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। फिलहाल एग्जिट होने की राय। तो एयू क्यों, ये उनको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा। बेटर है, आपको अच्छे विकल्प बताए गए उनको आप देख सकते हैं और बाकी यहाँ से आप निकल भी सकते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी गेन तो होगा ही, लेकिन उस गेन को आप समेट के निकल जाओ, ज़्यादा बेटर नीति रहेगी। इसके अलावा डॉक्टर साहब एक सवाल आया है ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर। हितेश जैन साहब के पास है 97 के दाम पर खरीदारी है और उनको अभी ये फील हो रहा है कि ये गलत स्टॉक में एंटर कर गए जब ये स्टॉक ऑलरेडी आधा हो चुका है। सो अभी क्या करें ये इसमें? गलती सुधार लो और छोड़ दो, क्योंकि गलती नहीं सुधारोगे तो एक और तैयारी चल रही है अभी आपको। ओला का ही दूसरा भाई भी आने वाला है और फिर उसके बाद इन्वेस्टर रिटेलर हम लोगों से फिर क्वेश्चन पूछ रहे होंगे कि अभी ओला से निकले थे, अगला कदम रखा तो जल गए, फिर अगला कदम रखा तो डूब गए, फिर अगला कदम रखा तो निकल लिए। तो अब आप देख लीजिए, फिलहाल ओला में कोई ऐसे चाम दिखाई नहीं देता है। बेटर है 30-40, जैसे अभी मैंने बैंक की बात की थी, यूको बैंक की बात की, साउथ इंडियन बैंक की बात की, कैनरा बैंक की बात की, ज्यादा अच्छे ऑप्शन है सर। और ना उसकी बाइक अच्छी है, ना उसके फंडामेंटल अच्छे हैं, और ना उसके नंबर्स अच्छे हैं, क्यों बने हुए हो, एग्जिट हो जाओ। तो आपको जैन साहब कहीं भी ऐसा लगे कि आप ये यहाँ तक रिस्क उठा सकते हो, वहाँ तक का रिस्क उठाइए और जहाँ आपको लगता है आप निकल सकते हैं वहाँ निकलने की कोशिश करिए, वो ज़्यादा बेटर है। वैसे भी कई बार डॉक्टर साहब ये राय दे चुके हैं कि कोई भी नया आईपीओ है थोड़ा समय बिता लेने दीजिए, फिर एंटर कर लीजिए, कहाँ ही भागा जा रहा है। बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो अच्छे लेवल पे लिस्ट हुए लेकिन उसके नीचे आ चुके हैं, सो उनको भी आप ध्यान रखिएगा।